हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर लेके आया हूँ आज आपके लिए एक नया वीडियो। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे महासागरीय जल की गतियाँ भाग 2 की। अर्थात इससे पहले हमने महासागरीय जल की गतियों में पहली गति का अध्ययन किया जो कि महासागरीय लहर या तरंग के रूप में थी, और इस वीडियो में हम बात करेंगे महासागरीय जल की दूसरी गति की, और दूसरी गति जो कि महासागरीय धारा के रूप में होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम महासागरीय धाराओं के बारे में सामान्य परिचय देखते हैं कि महासागरों में जो धाराएं हैं वो एक भाग से दूसरे भाग की ओर निश्चित दिशा में जल का निरंतर जो प्रवाह होता है उसको महासागरीय धारा कहते हैं। तो हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि तरंगों के बारे में हमने पढ़ा, तो तरंग जरूर आगे बढ़ती है, लेकिन तरंग में महासागर का जो जल है वो वहीं की वहीं वृत्ताकार रूप से गतिशील रहता है। जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करता है। वहीं महासागरीय धाराओं में महासागरीय सतह और सतह से काफ़ी गहराई तक का जो जल है वो एक निश्चित दिशा में आगे की ओर गमन करता है और एक स्थान से जल दूसरे स्थान पर पहुंचता है। तो इस प्रकार से महासागरीय जो धाराएं हैं वो धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदियों के समान होते हैं। जिस प्रकार से नदियां एक स्थान से जल को प्रवाहित करके दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, वैसे ही महासागरों में धाराएं भी एक स्थान के महासागरीय जल को दूसरे स्थान तक प्रवाहित करती हैं। और इस धारा के दोनों किनारे, अर्थात जितने क्षेत्र में वो धारा प्रवाहित हो रही है उसके आसपास का, उसके किनारों से परे का जो जलीय क्षेत्र है उसका जल और उस धारा के नीचे तली तक स्थित जो जल है वो स्थिर रहता है। अर्थात धारा की जो चौड़ाई है और धारा की जितनी गहराई है उसको छोड़ करके शेष आसपास का जो महासागरीय जल है वो स्थिर रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि महासागरीय जो धाराएं हैं वो स्थल पर बहने वाली नदियों के समान है, लेकिन महासागरीय धाराएं नदियों की अपेक्षा काफ़ी अधिक विस्तृत क्षेत्र को धारण करती हैं या काफ़ी अधिक विस्तार वाली होती हैं, और धाराओं में सतह से काफ़ी गहराई तक का जल प्रवाहित होता है। धाराओं में जल राशि का जो संचलन है एक निश्चित दिशा की ओर होता है, और ये धाराएं अपने गंतव्य स्थान के तटीय क्षेत्रों के मौसम को व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं। अर्थात इन महासागरीय धाराओं का तटीय क्षेत्रों की जलवायु या मौसम पर भी काफ़ी गहरा व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारणों की, कि महासागरों में धाराएं उत्पन्न होने के कारण क्या हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 प्रकार के कारण यहाँ बताए हुए हैं। तो उन 4 प्रकार के कारणों में सबसे पहले पृथ्वी से जुड़े हुए कारण या पृथ्वी के स्वभाव से जुड़े हुए कारण हैं। और पृथ्वी के स्वभाव से जुड़े हुए कारणों में 2 कारण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। एक है गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा है पृथ्वी का घूर्णन। तो इन दोनों ही कारणों से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से और पृथ्वी के घूर्णन की वजह से धाराओं की उत्पत्ति होती है। क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो केंद्र की ओर खींचने का कार्य करता है, और वैसे ही जो पृथ्वी का घूर्णन बल है उस घूर्णन की वजह से पृथ्वी की सतह पर कोरोलिस बल उत्पन्न होता है, जिससे महासागरीय धाराओं की दिशा प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी से जुड़े हुए कारण हैं जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा है बाह्य सागरीय कारक, अर्थात सागर से बाह्य वायुमंडल से संबंधित जो कारक हैं वो बाह्य सागरीय कारक के रूप में हैं, और इनमें 2 रूप इसके हैं। एक तो वायुदाब एवं पवनें, अर्थात किसी भी महासागरीय सतह पर वायुदाब कितना है और वहाँ पवन का प्रवाह कैसा है। तो चूंकि वायुदाब का सीधा संबंध पवनों के प्रवाह से होता है, अर्थात किसी स्थान पर वायुदाब उच्च है तो वहाँ से पवन दूसरे अन्य क्षेत्रों की ओर, निम्न वायुदाब के क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। तो पवन के बहने का जो प्रारूप है और जो दिशा है वो वायुदाब पर ही निर्भर करती है। इसलिए वायुदाब और पवनें दोनों ही संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। तो धाराओं की उत्पत्ति में वायुदाब और पवनें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और दूसरा है बाष्पीकरण एवं वर्षा, और ये दोनों ही कारक भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिन इलाकों में बाष्पीकरण अधिक होगा वहाँ जल का ह्रास होने से जल की सामान्य जो सतह है वो औसत से थोड़ी नीचे हो जाती है, जल की कमी हो जाती है। और जहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है तो वहाँ जल अधिक मात्रा में प्राप्त होने की वजह से जल स्तर थोड़ा ऊँचा होता है, और इसी जल स्तर की भिन्नता की वजह से महासागरों में धाराएँ उत्पन्न
हो जाती हैं। जल की सतह के असंतुलन के कारण ही संतुलन स्थापित करने के लिए महासागरीय जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होता है, अर्थात महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो ये बाह्य सागरीय कारक थे। अब हम बात करते हैं तीसरा, अंतःसागरीय कारक, जो कि सागर के जल की विशेषताओं से संबंधित है। सागर की स्वयं की विशेषताओं से संबंधित कुछ कारण हैं जिनकी वजह से महासागरों में धाराएं उत्पन्न होती हैं, और उसमें सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं दाब में भिन्नता। तो महासागरीय जल की सतह पर जो दाब है, उस दाब में भिन्नता की वजह से भी सतह की ऊंचाई नीचाई में अंतर उत्पन्न होता है और इससे धाराओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा है महासागरीय जल के तापमान में भिन्नता, और तापमान में भिन्नता का सीधा जो प्रभाव है वो जल की सतह पर पड़ेगा, क्योंकि तापमान जहाँ पर अधिक होगा वहाँ जल का तल सामान्य से ऊंचा होगा, और जिन क्षेत्रों में तापमान कम होता है वहाँ जल की सतह नीची होती है। और यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय जो महासागरीय क्षेत्र हैं वहाँ से जल तल ऊंचा होने के कारण ही उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर धाराओं का गमन होता है या धाराएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा है लवणता में भिन्नता, और महासागरों की जो लवणता है उस लवणता में भी अलग अलग स्थानों पर भिन्नता देखने को मिलती है। और चूंकि लवणता का सीधा संबंध महासागरीय जल के घनत्व से है, और लवणता अधिक होने पर महासागरीय जल का घनत्व अधिक होगा, फलस्वरूप अधिक घनत्व वाला जल सामान्यतया नीचे बैठने की प्रवृत्ति होने की कारण उसकी जो तल है वो औसत से थोड़ा नीचा होता है। और यही कारण है कि कम लवणता वाले क्षेत्रों से अधिक लवणता वाले क्षेत्रों की ओर महासागरीय धाराएं शुरू होती हैं। लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि ये सभी जो कारक हैं ये सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, किसी एक कारक की वजह से महासागरीय धाराएं उत्पन्न नहीं होती। ये सभी कारक मिलजुल करके अपने सम्मिलित प्रभाव से ही महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करते हैं। और चौथा जो है घनत्व में भिन्नता, और घनत्व में भिन्नता का भी प्रभाव महासागरीय जल के तल पर पड़ता है, फलस्वरूप महासागर में धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये अंतःसागरीय कारक थे, और इन कारकों के कारण महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति होती है। और चौथा है धाराओं का रूपांतरण करने वाले कारक, अर्थात जिन कारकों के कारण महासागरों की धाराओं का रूपांतरण होता है, अर्थात महासागरों में धाराओं की दिशा और गति प्रभावित होती हैं। और इसमें सबसे पहला एक तो है तटरेखा की आकृति, कि महासागरीय धाराएं जिन तटों के सहारे गमन करती हैं उन तटरेखाओं की स्थिति कैसी है, तटरेखाओं की आकृति कैसी है, और तटरेखाओं की आकृति के आधार पर ही महासागरीय धाराओं की जो गति और दिशा है वो प्रभावित होती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें कि यदि किसी महासागरीय धारा के मार्ग में कोई नुकीला तट पड़ता है तो उस तट से टकरा करके महासागरीय धारा का द्विशाखन हो जाता है, वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से तट रेखा की आकृति का सीधा प्रभाव महासागरीय धाराओं पर देखने को मिलता है। दूसरा है ऋतु परिवर्तन, और ऋतु परिवर्तन का भी प्रभाव महासागरीय जल धाराओं पर देखने को मिलता है, क्योंकि ऋतुओं के अनुसार ही वर्षा, बाष्पीकरण वगैरह ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, और इसका सीधा जो प्रभाव है महासागरीय धाराओं पर पड़ता है। और तीसरा है सागर तली का उच्चावच, की महासागरों में जो सागर की तली है, चूँकि धाराओं में काफ़ी गहराई तक का जल एक साथ प्रवाहित होता है, तो तली की उच्चावच या तली की उबड़ खाबड़ जो स्थलाकृति है उससे भी धाराओं की दिशा प्रभावित होती है। और ऐसा हम मध्य महासागरीय कटकों पर देख सकते हैं। तो मध्य महासागरीय कटकों पर जब महासागरीय धाराएं पहुंचती हैं तो कटक के कारण उनकी दिशा में एकदम परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से ये धाराओं का रूपांतरण करने वाले प्रमुख कारक हैं। अब हम बात करते हैं आयतन के आधार पर धाराओं के प्रकार, अर्थात महासागरीय जो धाराएं हैं उन महासागरीय धाराओं में कितनी बड़ी मात्रा में जल प्रवाहित हो रहा है, तो उस जल के आयतन के आधार पर महासागरीय धाराओं को 3 रूपों में विभाजित किया जाता है। और वो 3 रूप यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है प्रवाह, जिसे अंग्रेजी में ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे कम ताकतवर संचरण है महासागरीय धाराओं का। तो इसमें प्रवाह जो है पवन के घर्षण के कारण सागरीय सतह के जल का निश्चित दिशा में और धीमी गति से होने वाला जो संचलन है उसे प्रवाह के रूप में जाना जाता है या ड्रिफ्ट के रूप में जाना जाता है। तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि प्रवाह जो है उसमें ज़्यादातर कम गहराई का जल शामिल होता है और उसकी गतिशीलता तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो इस प्रकार का धीमा जो संचलन है महासागरीय धाराओं का वो प्रवाह के रूप में जाना जाता है, और ये प्रवाह जो है प्रमुख रूप से
पवन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। दूसरा जो प्रकार है आयतन के आधार पर वो है धारा, जिसे हम करंट कहते हैं अंग्रेजी में। और जब सागरीय सतह से काफ़ी गहराई तक का जल एक निश्चित दिशा की ओर तेज गति के साथ संचलन करता है तो इसे धारा के नाम से जाना जाता है। और ये धाराएं धरातलीय नदियों के समान हैं और इनकी उत्पत्ति में कई कारकों का सम्मिलित प्रभाव होता है, अर्थात धाराएं कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम होती हैं। और तीसरा है विशाल धारा, अर्थात ये धारा का भी बड़ा रूप है विशाल धारा, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। और जब काफ़ी विस्तृत क्षेत्र की महासागरीय सतह के साथ साथ काफ़ी गहराई तक का जो जल है वो अत्यधिक तीव्र गति के साथ निश्चित दिशा में गमन करता है, तो इस प्रकार की विशाल जलराशि के संचलन को विशाल धारा के नाम से या स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। और यह धारा की तुलना में काफ़ी अधिक विशाल होती है, काफ़ी अधिक विस्तृत होती है। अब हम बात करते हैं आगे तापमान के आधार पर धाराओं के प्रकार। और चूँकि महासागरीय जल की जो धाराएं हैं उन जलधाराओं में बहने वाले जल का तापमान में भिन्नता होती है और उसी आधार पर महासागरीय जलधाराओं को दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। पहला है उष्ण या गर्म धाराएं और दूसरा है ठंडी धाराएं। तो उष्ण या गर्म धाराएं यह सामान्यतः गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं और ये प्राय भूमध्य रेखीय प्रदेशों से ध्रुवीय प्रदेशों की ओर गतिशील होती हैं। और चूंकि इनके जल का तापमान अधिक होता है इसीलिए ये अपने गंतव्य क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, अर्थात जिन क्षेत्रों में ये गर्म जल की धाराएं पहुंचती हैं वहां तटीय इलाकों के तापमान में इजाफा होता है, तटीय इलाकों के तापमान में वृद्धि होती है। और दूसरा है ठंडी धाराएं। नाम से स्पष्ट है ये तुलनात्मक रूप से ठंडे जल को प्रवाहित करने वाली धाराएं हैं और ये प्राय ठंडे ध्रुवीय इलाकों से भूमध्य रेखीय गर्म इलाकों की ओर प्रवाहित होती हैं। और इनके जल का तापमान चूँकि कम होता है इसीलिए ये जिन स्थानों पर पहुंचती हैं, जिन तटीय क्षेत्रों में पहुंचती हैं वहां के तापमान को कम कर देती हैं, तापमान को घटा देती हैं। तो इस प्रकार से तापमान के आधार पर हम महासागरीय धाराओं को गर्म और ठंडी दो रूपों में विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये महासागरीय जल की दूसरी गति थी जिसको हम महासागरीय धाराओं के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।